तो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, एडहॉक मोड कर रहे थे, हाँ, मोड इन विच एसोसिएटेड पीसीज सेंड फ्रेम्स डायरेक्टली टू ईच अदर। देखो भाई, एसोसिएटेड पीसीज यानी कि दो पीसीज या फिर दो से ज़्यादा पीसीज एक साथ एसोसिएटेड हैं। क्यों एसोसिएटेड हैं? टू सेंड्स फ्रेम डायरेक्टली टू ईच अदर। एक दूसरे को कोई भी फ्रेम हो, आपके पिक्चर फ्रेम हो, आपके पीसी के जो फ्रेम रेट हो, है ना, कोई भी फ्रेम हो, वो फ्रेम डायरेक्टली शेयर कर रही हैं एक दूसरे को, तो उसको क्या मोड बोलते हैं हम? तो कौन से मोड में पीसीज इस तरह से एसोसिएट हो सकती हैं, कनेक्ट हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं एडहॉक मोड। ठीक, एडहॉक मोड आपने जाना होगा। एडहॉक मोड, एडहॉक टीचर्स भी होते हैं, है ना, वो पीयर टीचर्स होते हैं, पीयर टू पीयर मोड, यानी कि बचपन वाले जो बच्चों की जो मेंटोर टाइप के होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पीयर टू पीयर मोड। तो वहीं से याद रख लो, पीयर टू पीयर मोड। इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विसेज, जो एडहॉक टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते? गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक है उनका? बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एज अ मेंटोर्स एम्प्लॉयड होते हैं, है ना। तो उनको, उनका कोई जॉब परमानेंट नहीं हुई होती है, तो लेकिन सैलरी मिलती है। तो यहीं से याद रख लो, एक बेसिक सर्विस है, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट है IBSS। और नो यूज ऑफ असेसमेंट, हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ्रेम्स डायरेक्टली सेंड करती हैं एक दूसरे को, जो भी पीसीज एसोसिएटेड हैं, तो उसके लिए अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आप बताओ भाई, कोई असेसमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। कनेक्टेड ही डायरेक्टली है, तो कोई भी पॉइंट, एसेस पॉइंट तो छोड़ो, कोई भी पॉइंट की ज़रूरी नहीं है इसमें। ठीक, इट कनेक्ट्स डायरेक्टली, और इसको हम बोलते हैं एडहॉक मोड। पीयर टू पीयर मोड इसका दूसरा नाम है। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है क्योंकि, इसलिए इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस कर रहे हैं, इसलिए बेसिक सर्विस सेट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, अब नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है? इंटरनेट में जो न्यूट्रल, इंटरनेट और न्यूट्रल की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली मीडिया प्रोफेसर होते हैं कोलंबा यूनिवर्सिटी का, उनका नाम था टिम वू। ठीक है, इन्होंने 2003 में ये थ्योरी दिया था, नेट न्यूट्रलिटी की थ्योरी 2003 में आई थी, याद रखना है आपको। टिम वू नाम के एक प्रोफेसर ने दिए थे कोलंबा यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक, और ये क्या थ्योरी है एक्चुअली? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि ISPs और गवर्नमेंट को एक काम करना पड़ेगा, कोई भी कंट्री का हो, है ना। तो वो क्या काम करना पड़ेगा उनको? उनको इंटरनेट में जो भी डेटा है, जितने सारे डेटा है, उन सब डेटा को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। जो भी डेटा है इंटरनेट में, उसको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे इंसानों को कोई किसी हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती ना, ये काला, ये गोरा, ये सेता, ये पयला, है ना, उस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसी तरह इंटरनेट के डेटाज के बीच भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। ठीक, तो इसको किसने किसने प्रपोज किया था? इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मीडिया लॉ प्रोफेसर, जो कि टीम वूट है, 2003 में उन्होंने ये प्रपोज किया था। आपको ये नाम याद रखना ज़रूरी है, SSC में पूछा जा चुका है, और ये यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रख लो, और सब कुछ याद होना चाहिए इसके बारे में। नेट न्यूट्रलिटी है ही बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक। टीम वू, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और 2003, बस इतना याद रख लो। अब इसमें क्या लॉजिक लगाओगे? बस याद रख लो, है ना, रटने वाली चीज़ है। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें रटवा चुके हैं, आपको दिमाग में इनकलकेट कर चुके हैं, बस ये याद रख लो। अब इनेबिलिटी ऑफ नेटवर्क टू डिलीवर डेटा। आपके नाक में कभी कंजेशन हुई है क्या? बिल्कुल होती हैं, सबके नाक में होते हैं, ज़रूर हुए होंगे एक ना एक बार। आपको ना ये कंजेशन वर्ड पता नहीं होगी, अब याद कर लो, है ना, नेसल कंजेशन हम बोलते हैं, नाक बंद होती है उसमें। ठीक, तो जब नाक बंद होती है तो क्या नाक से हवा जाती है? आप मुंह से सांस लेते हो कि नहीं लेते हो? जब नोज़ कंजेस्ट हो जाती है तो आप कोई स्टीम या फिर कोई जो विक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा की ट्रीटमेंट लेते हो? नहीं, वो क्या कहते हैं, एक स्प्रे होती है, नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो लेते हो नहीं लेते हो? बिल्कुल लेते हो। तो कब लेते हो वो? जब आपकी हवा ट्रांसमिट नहीं होती, हवा की ट्रांसमिशन इनएबल हो जाती है, एबल नहीं होती है। ठीक, नाक से आपकी इंटरनल ऑर्गन्स में नहीं पहुंचती, तब नेसल कंजेशन उसको बोलते हैं। तो इसी तरह इनएबिलिटी ऑफ नेटवर्क टू डिलीवर डेटा। नेटवर्क तो है, कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। देखो, नेटवर्क कनेक्टेड दिखा रहा है, वाईफाई कनेक्टेड दिखा रही है, डेटा कनेक्टेड दिखा रही है, लेकिन 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 आप में से डेटा नहीं आ रही हैं। आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, कभी सर्वर टाइम आउट बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है,
कभी नॉट अवेलेबल बोल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं कंजेशन। ठीक, नेटवर्क कंजेशन अकर्स व्हेन बैंडविड्थ इज इनसफिशिएंट। ये कब होती है, जब बैंडविड्थ इनसफिशिएंट होती हैं तब कंजेशन होती है। आपके नेसल कंजेशन जब कब होती हैं, जब आप में विटामिन सी की कमी होती है, या फिर आप में से कोई इन्फेक्शन हो चुका है तब, या फिर एलर्जी की वजह से भी कंजेशन होती हैं, है ना। तो इसी तरह हम याद रख सकते हैं, है ना, याद भी हो चुका है आप तो। कंजेशन का मतलब इनएबिलिटी ऑफ नेटवर्क। आपका नोज जो है ना, एन से नोज, एन से नेटवर्क, किसकी इनएबिलिटी, नोज की या फिर नेटवर्क की, एन एन, इससे याद रख लेना। इनएबिलिटी ऑफ नेटवर्क और नोज, एक डेटा नहीं भेजती और दूसरा ऑक्सीजन नहीं भेजती। ऑकर्स व्हेन बैंडविड्थ इज इनसफिशिएंट, बस याद होगी। अब मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मेन मेमोरी एज सुन एज वर्ड इज रिमूव फ्रॉम कैची। कैची के बारे में हमने पढ़े थे, ये सीपीयू में इनकॉर्पोरेटेड एक मेमोरी होती है, फास्टर, कस्टलियर, और एक और चीज़ था, क्या था वो, फास्टर मेमोरी है, बहुत ही कस्टलियर मेमोरी है, और एक पता नहीं कौन सी मेमोरी थी, आप देख लेना, है ना, या फिर मैं ही दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ये याद होना ज़रूरी है। कहाँ गया, निकल जा, यहीं पे है, बस 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 आ गया, यहीं पे है। ये देखो, फास्टर, कस्टलियर और रिलेटिवली, इस मतलब ऐसा तो है नहीं कि कैची मेमोरी बहुत ही ज़्यादा डेटा अपना स्टोर करके बैठ जाए, है ना, है बहुत ही स्मॉल मेमोरी रखती है, लेकिन बहुत ही कस्टलियर, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा कम है वही तो बहुत कस्टलियर होती हैं। सोना भी बहुत कम आपके पास है, वही बहुत ज़्यादा कस्टली है ना। वैसे ही हीरे जो भी बहुत कम होते हैं उसी के वैल्यू होते हैं, तो कैची मेमोरी भी बहुत कम मेमोरी स्टोर करती हैं, इसीलिए इसका वैल्यू ज़्यादा है ना। तो अब याद हो गया आपको, कैची मेमोरी एक बार फास्टर, कस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉलर फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर करती हैं। और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मेन मेमोरी एज सुन एज वर्ड इज रिमूव्ड, जैसे ही वर्ड रिमूव हो जाए कैचे से, कोई मेमोरी डिलीट कर दो आप, है ना, तो उसको हम वो मेथड को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी को ऑब्टेन करने की मेथड को, उसको हम बोलते हैं राइट बैक। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डर्टी बिट और मॉडिफाइड बिट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, डर्टी बिट और मॉडिफाइड बिट। ठीक, डर्टी बिट और मॉडिफाइड बिट किस चीज़ को बोलते हैं, हम राइट बैक को बोलते हैं। और ये क्या है, ये एक मेथड है, किस चीज़ का मेथड है, ऑब्टेनिंग मेन मेमोरी, मेन मेमोरी ऑब्टेन करने की एक मेथड है, जब कैची से वो वर्ड रिमूव हो जाते हैं, है ना। कैची से जब भी वो वर्ड रिमूव हो जाते हैं तब एक मेथड यूज़ करके हम कंप्यूटर सिस्टम मेन मेमोरी को ऑब्टेन करती हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं राइट बैक, या फिर डर्टी बिट, या फिर मॉडिफाइड बिट। ठीक, अब अनवेटेड कोड, कोई भी कोड अनवेटेड से आप याद रख सकते हो कि कोई भी कोड अनवेटेड है ना, अनवेटेड, जिसकी तौल, जिसमें आप कोई तौल मोल नहीं कर रहे हो, वेट नहीं कर रहे हो, अनवेटेड। आपके पास किसी ने कुछ लेके आए, है ना, आप थोड़ी ना आप हर एक चीज़ वो वे करके लेके आएंगे, तौल मोल करके तो हर एक चीज़ नहीं देते। आप नीचे वाले घर या फिर ऊपर वाले घर, आसपास वाले अपने नेबरहुड में कोई भी सब्जी देने जा रहे हो, थोड़ी ना वेट करके लेके जाओगे, पैसे थोड़ी ना लेने हैं आपने। तो इसी तरह ये अनवेटेड कोड की बात कर रहे हैं। तो डिजिट वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपन पोजीशन, ये पोजीशन के ऊपर इसका डिजिट वैल्यू डिपेंड नहीं करती। जैसे अनवेटेड कोई भी चीज़ आप बिना वे करे दे रहे हो, उसका वैल्यू ज़रूर है लेकिन डिजिटल वैल्यू नहीं है। ठीक है, डिजिटल वैल्यू नहीं है। और डिजिटल वैल्यू पोजीशन के हिसाब से नहीं, आप नेबरहुड में आप कौन सी पोजीशन दिखाने जाओगे, भाई मैं तो IRS ऑफिसर हूँ, मैं तो टीचर हूँ, ये करके कोई भी नहीं दिखाता है इस टाइप की पोजीशन, है ना, अपने नेबरहुड में। तो यहीं से याद रख लो, डिजिटल वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपन पोजीशन। अब एग्जांपल के लिए आप याद रख लो, है ना, ये दो एग्जांपल्स हैं, ग्रे कोड और एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड, एक्सेस बहुत ही ज़्यादा, एक्सेस अनवेटेड, अनवेटेड यानी कि एक्सेस, जो भी चीज़ एक्सेस है उसको आप वेट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, है ना। आप अपने नेबरहुड को एक्सेस बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हो, नहीं देते हो, बिल्कुल देते हो। अगर आप ज़्यादा ही देने लग जाओगे प्यार, लेकिन फिर वो भी एक गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो आपके माथे में बैठने लग जाते हैं, है ना। तो एक्सेस 3 कोड हो गई। अब ग्रे कोड हो गई, जब आप एक्सेस प्यार दे देते हो तो आप क्या दोगे, एक ग्रे दोगे। ग्रे किस चीज़ की यूनिट है, रेडिएशन की यूनिट है। ठीक, ग्रे दोगे, माइक्रो ग्रे, किस ग्रे होती है ना, वो रेडिएशन की यूनिट होती है। तो यहीं से याद रख लो, एक्सेस प्यार दोगे वो अनवेटेड कोड हो जाएगी।
फिर वो आपके ऊपर खींचतान करना शुरू कर देंगे, फिर आप क्या दोगे, ग्रे कोड दोगे, यानी कि रेडिएशन की जो यूनिट है वो दोगे, वो भी अनवेटेड कोड ही है। तो डिजिट वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन। अब थर्ड लोवेस्ट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर। ये OSI क्या होती है इसको हम बाद में देखेंगे, है ना, वो आ रहा है, बहुत ही जल्दी आएगा OSI, ओपन सिस्टम इंटरफेस, कुछ भी हो आप बाद में देख लेना, है ना, अभी उतना ज़्यादा मत्था खर्ची मत करो। लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट लेयर इस चीज़ के बारे में, ये क्या है, ये नेटवर्क लेयर, ये सारे लेयर्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद कर लो। थ्री नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क, यहाँ पे याद, थ्री नेट याद कर लो, है ना, तीन तीन बोले तो तीन नेट, तीनों जगह से कोई एक मिर्ग को मारने के लिए या फिर एक डियर को मारने के लिए नेटवर्क की लेयर लगा रखे हैं, उसको हम बोलते हैं OSI की थर्ड लोएस्ट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, वही है नेटवर्क लेयर। बस 3 के नंबर के साथ नेट जोड़ के रखो अभी दिमाग में, बस इतना काम करना है आपको। डिवाइस यूज्ड इन नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में अब कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, राउटर होती हैं, ये सबको पता ही है ना, राउटर क्या काम करती हैं, अभी ये बताने लग जाऊँ तो ये बहुत बेसिक हो जाएगी। राउटर फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट टू अनदर राउटर, अनदर राउटर एक बता ही दिया है ना, एक डेटा जो है वो दूसरे राउटर को फॉरवर्ड करती हैं। क्यों फॉरवर्ड करती हैं, जो एटीन्यूएटेड सिग्नल होते हैं ना उसको स्ट्रेंथन करती हैं, कौन करती हैं, राउटर करती हैं, ठीक। स्मॉल मैसेज यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज कॉल्ड टोकन। आपने यूज़ करे होंगे टोकन, अब मैं आपको ना पर्सनल लाइफ के बेसिस में पढ़ा रहा हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम हर एक के पल्ले पर नहीं पड़ते, इसके लिए बहुत ही एक तगड़ा वाला बेसिक चाहिए होता है, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक। तो आप बस रट लो, हम आपको रटवा रहे हैं। टोकन क्या होती है, टोकन आपने देखा होगा, आप जब SSC के एग्ज़ाम देने जाते हो या फिर कोई भी एग्ज़ामिनेशन देने जाते हो, आप जब बैग रखते हो तब आपको एक टोकन मिलती है कि नहीं मिलती, वो टोकन मिलती है। वो टोकन क्या है, एक्चुअल में एक मैसेज है, छोटी सी मैसेज दे रहे हैं। वो क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आप बाद में वो टोकन दोगे तो वो टोकन एक मैसेज कन्वे करेगी। क्या मैसेज कन्वे करेगी, भैया हमने हमारा बैग यहाँ पे इस वाली ड्रॉयर में रखे हैं, ये वाली मैसेज कन्वे कर रहे हो उस टोकन के ज़रिए। तो टोकन क्या होती हैं, स्मॉल मैसेज होती हैं, यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। आप एक स्टेशन हो, है ना, उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में आप एक स्मॉल मैसेज कन्वे कर रहे हो, उसी को हम बोलते हैं टोकन, यहीं से याद रख लो। अब एसोसिएटिव मेमोरी क्या है, पहले भी हम पढ़ रखे हैं इसको, ये CAM भी हम बोलते हैं इसको, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या फिर कंटेंट एसोसिएटिव मेमोरी। ये आपकी PC के हार्ड ड्राइव में प्रेजेंट होते हैं और ये हाई स्पीड डेटा सर्चिंग एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं। अब है ही एसोसिएटिव मेमोरी एसोसिएट करती हैं या एड्रेसेबल मेमोरी है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हाई स्पीड डेटा सर्चिंग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं और ये आपके PC के हार्ड ड्राइव में है, ठीक। कंटेंट एसोसिएटिव मेमोरी या फिर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी फुल फॉर्म याद होना ज़रूरी है। और कहाँ पे होते हैं, PC में होते हैं, PC के हार्ड ड्राइव में होते हैं। कहाँ पे यूज़ होते हैं ये भी याद रख ही लो, हाई स्पीड डेटा सर्चिंग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, है ना। अब फिजिकल लेयर की बात करें तो पहले हम बात कर रहे थे इसके बारे में, फर्स्ट एंड लोएस्ट ऑफ 7 OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, है ना। OSI का फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, फिर भी आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है ना, आगे भी आएगा ये OSI, अभी भी याद रख लो। फिजिकल लेयर फर्स्ट, हम तो जो थर्ड बेसिक एंड लोएस्ट लेयर कर रहे थे वो क्या था, वो एक नेटवर्क लेयर था, राउटर के बारे में हमने पढ़े थे, है ना, वहाँ पे। तो ये देखो फिजिकल लेयर, फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर इन 7 लेयर्ड OSI, इट इज़ अ रिपीटर। ये क्या है, रिपीटर है। रिपीटर क्या करती है, रीजनरेट करती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जो कि एटीन्यूएटेड हो चुके हैं। वहाँ पे हमने एक गलत चीज़ बता दी थी आपको, है ना, और राउटर को हमने बोल दिया था कि वो एटीन्यूएटेड सिग्नल्स को फिर से एक नया जान भर देगी, उसमें नया जोश भर देगी, रीजनरेट कर देगी, वो गलत था, ठीक है। हम अपनी गलती वहाँ पे स्वीकार करते हैं, तो वो राउटर नहीं करती, वो रिपीटर करती हैं। राउटर एक जो नेटवर्क है वो नेटवर्क दूसरी जगह पर थ्रो करते हैं, बस वो काम है राउटर की, ठीक। तो रिपीटर है, ये रीजनरेट करती हैं एटीन्यूएटेड, यानी कि जो वीकन हो चुके हैं सिग्नल्स को, उसको रीजनरेट करती हैं। और ये फिजिकल लेयर फर्स्ट एंड लोवेस्ट लेयर इन 7 OSIs हैं, ठीक। और थर्ड लेयर कौन है, थर्ड लेयर है राउटर, बस इतना याद रख लियो। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस इसकी फुल फॉर्म हो गई। और हार्ट ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस कौन सी है, हार्ट ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम, सिस्टम ओपन है और इंटरकनेक्शन है, तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है कि नहीं जरूरी है,
बिल्कुल ज़रूरी है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई। बिना ट्रांसपोर्ट के तो कोई डेटा आपको कैसे मिलेगी, आप कैसे सेंड कर पाओगे कोई भी रिक्वेस्ट, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई, है ना। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं, ये फर्स्ट 3 लेयर्स हैं, ठीक। 3 लेयर्स, फर्स्ट 3 लेयर्स एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, फर्स्ट 3 लेयर्स। फिर उसके बाद हार्ट ऑफ ओएसआई ये 4th लेयर है, इसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलते हैं। फिर नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर जो है ये हार्डवेयर के लेयर हैं, और ये लास्ट 3rd में आते हैं। बस इतना भी याद रख लो। अब इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने फ़ोटोज़ भी स्टोर करे होंगे बहुत सारे अपने क्लाउड में, डेटा स्टोर करे होंगे क्लाउड में। आपके मेमोरी जब कम पड़ती हैं तो आप अपनी ड्राइव पे स्टोर करते हो अपने डेटा, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। तो इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग आप इंटरनेट में यूज़ कर रहे हो, क्लाउड में कहाँ स्टोर कर रहे हो, ऊपर आपके बादलों में थोड़ी ना स्टोर कर रहे हो आप एक ऐसी जगह पे स्टोर कर रहे हो जो कि एक इंटरनेट है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है। और एम्यूलेटर की बात करें तो एम्यूलेटर क्या है, आपने एम्यूलेटर देखे होंगे। एम्यूलेटर मतलब जैसे ब्लू स्टैक्स हो गया, वो एक प्रोग्राम होती है। आपको पता है ब्लू स्टैक्स क्या होते हैं, याद रख लो कि ज़रूरी है। ब्लू स्टैक्स एक ऐसे प्रोग्राम है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल कर दो ना, तो उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप के अंदर मोबाइल फ़ोन चलेगी। ब्लू स्टैक्स हो गया, नॉक्स हो गया, ड्रोविड हो गया, ये सारे उसी टाइप के एप्लीकेशंस हैं, ठीक। द एमुलेटर वो सब मोबाइल फ़ोन एमुलेटर्स हैं। एमुलेटर वो है प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट द फंक्शन ऑफ वन सिस्टम ऑन अनदर सिस्टम। प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, ब्लू स्टैक्स की बात करें तो वो क्या किस चीज़ को डुप्लीकेट कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को डुप्लीकेट कर रही हैं। कहाँ पे डुप्लीकेट कर रही हैं, आपके सिस्टम के अंदर डुप्लीकेट कर रही हैं। आप अपने सिस्टम के अंदर मोबाइल फ़ोन, एक डुप्लीकेटेड मोबाइल फ़ोन यूज़ कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं मोबाइल फ़ोन एम्यूलेटर, है ना। ब्लू स्टैक्स वो हो गई, नॉक्स भी वही हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे एमुलेटर्स आपको मार्केट में मिलेंगे, इंटरनेट में मिलेंगे। और गार्बेज कलेक्शन, अब ये वो वाली गार्बेज कलेक्शन नहीं है ना, म्यूनिसिपैलिटी की बस आ गई फिर आप गार्बेज कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, वो वाली ये गार्बेज कलेक्शन नहीं है। ये ट्रैवर्सिंग द एंटायर फाइल सिस्टम मार्क्ड एवरीथिंग दैट कैन बी एसेस्ड। ये क्या है, ये ट्रैवर्सिंग है। ट्रैवर्सिंग करती हैं, किस चीज़ को ट्रैवर्सिंग करती हैं, सभी फाइल सिस्टम को ट्रैवर्सिंग करती हैं जो आपने एसेस के लिए मार्क करे हुए हैं, ठीक। उसको भी गार्बेज कलेक्शन वैसे बोले तो हम भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक। बस इतना याद रख लो, मोटा मोटा आपको ये याद होनी चाहिए, उतना ज़रूरी तो है नहीं लेकिन फिर भी आ सकता है, ठीक। गार्बेज कलेक्शन है traversing the entire file system, marking everything that can be assessed. अब विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स टुडे, ये एक ज़रूरी क्वेश्चन है। कभी आपको सेकंड लार्जेस्ट पूछ सकता है, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, है ना। बस इतना तो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं हमारे टोटल टोटल वर्ल्ड में, तो हम बोले चाइनीज़ जो पीपल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं। इसीलिए तो उनकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा ग्रो हो रही है, इंडिया के उसके सेकंड में है, इसलिए ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, वो ग्रो होती जा रही है, अनस्टॉपेबल है, ठीक। और थर्ड में आती है यूएस और फोर्थ में आती है इंडोनेशिया। अब इंटरनेट में हमारे भारतवासी क्या देखते हैं, है ना, आपके जैसे वीडियोस देखते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हो, है ना, अच्छे अच्छे काम करते हैं। चाइनीज़ वाले भी कुछ कुछ बनाते रहते हैं इंटरनेट से, देखिए कोई गाड़ी बना दिया, कोई कुछ बना दिया, वो न्यूज़ में आती रहती हैं। और यूएस वाले बिजनेस मॉडल्स के बारे में देखते रहते हैं, है ना, ताकि वो अपने स्ट्रेंथन कर पाएँ। और इंडोनेशिया, यूएसए वाले ज़्यादा अपलोड भी करते हैं, और इंडिया के वाले तो बहुत सारे यूट्यूब से अपलोड करते हैं। यहीं से याद रख लो ना, चाइनीज़, इंडियन, यूएस, इंडोनेशिया, बस याद रखनी है, बाकी सब क्या फालतू की बकवास नहीं करते हम यहाँ पे। अब क्यूओएस क्या होती है, पहले क्यूओएस की फुल फॉर्म जान लो। क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है, जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है क्यूओएस, है ना। ट्रैफिक शेड्यूलिंग, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस ट्रैफिक शेड्यूलिंग की बात करें तो ये हैंडल करती हैं, किस चीज़ को हैंडल करती हैं, ट्रैफिक को हैंडल करती हैं। कैसे हैंडल करते हैं, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ के साथ हैंडल करती हैं, ठीक। तो ट्रैफिक अब आपको याद करवा देते हैं। अब देखो, आप कभी भी
ट्रैफिक में चलते हो तो क्या वहाँ पे डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं या नहीं होती है? पहले होती थी, आजकल धीरे 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 वीआईपी कल्चर ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटीज़ चलती हैं, डिफरेंट प्रायोरिटीज है डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलिंग एजेंसीज को। जैसे आपका एम्बुलेंस हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, फायर ब्रिगेड हो गया, उसको भी प्रायोरिटी देनी ही है, नहीं तो किसी की जान, किसी की धन, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान क्यों करवाए हम। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये एक क्वालिटी ऑफ सर्विस है जो ट्रैफिक वाले प्रोवाइड करते हैं। अच्छी क्वालिटी है ये सर्विस की, होनी चाहिए। ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है, ये होनी चाहिए। कल आप बीमार पड़ जाओगे, नहीं तो फिर आपको भी कोई नहीं मिलेगा रास्ता, है ना, अगर ये सर्विस नहीं रही तो यहीं से आप याद रख लो, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ट्रैफिक शेड्यूलिंग ये क्या करती हैं, ये हैंडल करती हैं और डिफरेंट ट्रैफिक को विद डिफरेंट प्रायोरिटीज़। ठीक, अब सेकंड लेयर, थर्ड लेयर हमने पढ़ लिया। थर्ड लेयर था हमारा नेटवर्क या फिर राउटर था, और फिर उसके बाद हमने ये यहाँ पे पढ़ लिया था फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर, वो था रिपीटर। फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर कौन सी थी मेरे भाई? फर्स्ट एंड लोएस्ट लेयर आपका रिपीटर था, और आपका फर्स्ट वन आर से याद कर लो, है ना। फर्स्ट कौन होते हैं? फर्स्ट जिनके भी नाम आर से आते हैं वही फर्स्ट होते हैं। वैसे कहने को याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, मैं भी फर्स्ट ही हूँ। इस तरह से याद करवाने में तो मेरे से ही याद रख लो, है ना, फर्स्ट आर से नाम आते हैं मेरे। तो सेकंड रिपीटर, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो वहीं से भी याद रख लो, रिपीटर, फर्स्ट रिपीटर। तो सेकेंड लेयर ऑफ 7 लेयर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सेकेंड लेयर कौन सी चीज़ है? सेकेंड लेयर है ब्रिजेस एंड स्विचेस। ब्रिज, ब्रिज है ना, अगर पुल नहीं है, ब्रिज कौन सी चीज़, क्या ब्रिज एज अ ब्रिज एक्ट कर रही हैं आपके और मेरे बीच में? तो पहला आपने याद कर लिया, हमारे जो सर हैं जिन्होंने हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स पढ़वाए थे निमोनिक्स के साथ, है ना, रोहन सर आर, वहाँ से रिपीटर आ गया, बहुत बारी रिपीट करते रहते, खुद की बड़ी बड़ाई करते रहते थे, वहाँ से याद रख दो, है ना। फिर सेकंड, उनके और हमारे बीच में एक ब्रिज एंड स्विचेस के साथ इंटरकनेक्शन बनी थी, है ना। ब्रिज क्या थी? एक नेटवर्क की ब्रिज थी, है ना। तो नेटवर्क ब्रिज हम स्विच दबाते ही वो ऑन होती थी, फिर वही एक ब्रिज के काम करते थे। फिर थर्ड की बात करें तो थर्ड एक नेटवर्क लेयर थी, वहीं से याद रख लो, 3 तो याद हो चुके हैं, बाकी आ रहे हैं, है ना। अब स्विच क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा इलाबोरेट कर देते हैं। ब्रिज क्या है, पहले ब्रिज देखो। ब्रिज एक इंटेलिजेंट रिपीटर है ना, इंटेलिजेंट है, मैं हूँ ही इंटेलिजेंट है, मेरे से याद रख लो। ब्रिज इंटेलिजेंट रिपीटर है दैट इज अवेयर ऑफ मैक एड्रेस ऑफ नोड्स। नोड्स के नोड्स यानी कि मेरे जो एंड पॉइंट्स हैं आप सब, है ना, आपके जो मैक एड्रेस है उन सब से मैं बहुत ही ज़्यादा अवेयर हूँ। आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, आपको किस चीज़ की दिक्कत आ रही है, किस चीज़ की दिक्कत नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ मेरे भाई। तो आप यहाँ से याद रख लो, ब्रीज इज इंटेलिजेंट रिपीटर दैट इज अवेयर ऑफ मैक एड्रेस एंड नोड्स एंड इट कैन फॉरवर्ड पैकेजेस। में आपको पैकेजेस बना के ही तो फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये सारे वीडियोज़ के। और स्विच क्या होती है? स्विच एक इंटेलिजेंट हब है विच एग्जामिन्स मैक ऑफ अराइविंग पैकेट्स। अब स्विच क्या है? स्विच दबाने वाली स्विच है ना, ये इंटेलिजेंट हब है। किस चीज़ की इंटेलिजेंट हब है? जो एग्जामिन करती है मैक, जो पीसी में से, है ना, जो अराइविंग मैक एड्रेस है उसको इंटेलिजेंटली वो एग्जामिन करती हैं मैक को। इट डिटरमाइंस विच पोर्ट टू फॉरवर्ड द पैकेट टू। अब ये स्विच ही डिटरमाइन करती है किस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है ना। ये नेटवर्क के बेसिस पे आपको किसको दिखाना है, अब किसको दिखाना है कोई भी वीडियो, अब ये तो यूट्यूब का या फिर जो सिस्टम का एल्गोरिदम है वही डिफाइन करती हैं, स्विच करती हैं, ठीक, वही है। अब कैंडिडेट की बात करें तो उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। इसमें आप क्या रटोगे? कैंडिडेट की, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी की और मिनिमल सुपर की। ये दोनों चीज़ कैंडिडेट की का दूसरा नाम है। देखो, कैंडिडेट, आप एक कैंडिडेट हो नहीं हो? बिल्कुल हो, आप एक कैंडिडेट हो। एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कैंडिडेट है, बिल्कुल है ना। मिनिमल सुपर, जो सुपर है, मिनिमल सुपर, ज़्यादा सुपर नहीं, भयंकर वाली सुपर की बात नहीं है, मिनिमम सुपर ही होते हैं सभी लोग, है ना। मिनिमल सुपर एक इंसान है, वो क्या है? वो एक कैंडिडेट ही है। रोबोट तो नहीं है, अगर रोबोट हो गया तो मैक्सिमम सुपर हो जाएगा, है ना। तो मिनिमल सुपर की, प्राइमरी की और कैंडिडेट की, तीनों ही कैंडिडेट कीज है ना। और सीपीयू शेड्यूलर,
सीपीयू शेड्यूलर इज सर्ट टर्म शेड्यूलर। सीपीयू में कोई भी शेड्यूल जो डालता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं। कोई भी शेड्यूल डालना हो, अब इस कैसे समझाऊं मैं आपको, बस याद रख लेना सर्ट टर्म शेड्यूलर होते हैं सीपीयू शेड्यूलर। इट हेल्प्स टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। ये सीपीयू शेड्यूलर क्या होते हैं, सिस्टम परफॉर्मेंस में यूज़ करते हैं। आप थोड़ी ना सारे के सारे काम एक ही साथ सीपीयू आप करने लग गए तो सीपीयू भी तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी ना, फिर वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या फिर वो सारा एक ही साथ वो काम कर रहा है तो मेमोरी वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, सिस्टम परफॉर्मेंस घट जाएगी, है ना। तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। कौन, सीपीयू शेड्यूलर काम शेड्यूल के हिसाब से कर रहे हैं। तो इट शेड्यूल्स डिसीजंस, शेड्यूलिंग डिसीजंस आर मोर फ्रिक्वेंट। तो शेड्यूलिंग डिसीजंस फ्रिक्वेंट होना ही चाहिए। अगर फ्रिक्वेंटली शेड्यूलिंग डिसीजंस नहीं है तो वो एक साथ काम करेंगी, फिर हैंग हो जाएगी आपके पीसी, आपके सिस्टम। तो सीपीयू शेड्यूलर यहीं से याद रख लो। सर्ट टर्म शेड्यूलर हैं सीपीयू शेड्यूलर। किस तरह के शेड्यूलर हैं, सर्ट टर्म शेड्यूलर। अब शेड्यूल करने में थोड़ी ना आप एक दिन लगेगी, थोड़ी टाइम ही तो लगेगी। तो सर्ट टाइम शेड्यूलर हुए कि नहीं हुए, यहीं से याद हो गया। सीपीयू शेड्यूलर एक सर्ट टर्म शेड्यूलर है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। आप भी शेड्यूल बना लो, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सीपीयू शेड्यूलर भी सीक्वेंस शेड्यूल बनाती हैं, इंक्रीज करती है सिस्टम परफॉर्मेंस को। शेड्यूलिंग डिसीजंस आर मोर फ्रिक्वेंट। आप भी जो शेड्यूल बनाते हो वो फ्रिक्वेंट होती हैं। आज के शेड्यूल बना लिया, कल के शेड्यूल, तीसरे दिन का शेड्यूल, है ना। ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड इन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स आर माइक्रो ऑपरेशंस। अब माइक्रो ऑपरेशंस क्या होती हैं, छोटी सी, है ना। माइक्रो मतलब क्या होती है, छोटी सी चीज, ऑपरेशन छोटी सी ऑपरेशन। ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड इन डेटा स्टोर्ड, जो ये ऑपरेशंस होती हैं क्या आप देख पाते हो अपनी नाकेट आई से, बिल्कुल देख पाते हो आपकी जो सिस्टम में, है ना। लेकिन नाम है माइक्रो ऑपरेशंस। ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। रजिस्टर्स कहाँ पे होते हैं मेरे भाई, ये सीपीयू का एक पार्ट होते हैं, है ना। तो ऑपरेशंस वहाँ पे जो कोई भी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होती है, रजिस्टर्स में जो भी डेटा है वहाँ पे अगर ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशंस, है ना। और माइक्रो ऑपरेशंस क्या होती हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लॉक पल्स। ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होती हैं, छोटी सी एलिमेंट्री बेसिक सी ऑपरेशन होती हैं। कब होती हैं ये, जब क्लॉक पल्स में होती हैं, है ना, बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाती हैं। अब एग्जांपल ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन की बात करें तो ये शिफ्ट होती हैं, लोड, क्लियर, इंक्रीमेंट, काउंट, एसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब माइक्रो ऑपरेशन है, छोटे छोटे ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो, काउंट का प्रोग्राम को, काउंट का वो दे रहे हो, कमांड दे रहे हो तो वो काउंट करेगी। किसी भी चीज़ के इंक्रीमेंट की दे रहा है, वॉल्यूम इंक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट कर देगी। क्लियर एक ही बार दबा दोगे, एक क्लॉक पल्स में होने वाली चीज़ है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन छोटे सी ऑपरेशन है तो वो एक ही बार में हो जाएगी। प्रोग्राम लोड करने के लिए आप कमांड दोगे, छोटी सी टाइम में ही हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक। यूडीपी क्या है, अब यूडीपी यूज़र डेटा प्रोटोकॉल है। ये फुल फॉर्म आपको याद होना ज़रूरी है, पूछे जा चुके हैं एसएससी में, तो फिर से याद करवा रहा हूँ मैं आपको। यूडीपी यूज़र डेटा प्रोटोकॉल। इसमें आप कोई लॉजिक क्या लगाओगे, इसमें यू से यूज़र आती हैं, डी से डेटा आती हैं, पी से प्रोटोकॉल आती हैं, यूडीपी, है ना। ये सिंपल कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन मॉडल है। ये सिंपल एक सिंपल मॉडल है, बस याद रख लो। यूडीपी नाम सुनते ही कितना सिंपल लग रहा है, जैसे यूडीपी, है ना, गाना भी बन गया। ये एक सिंपल है, कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन मॉडल है, यूजर डेटा प्रोटोकॉल, ठीक। अब पिगी बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो ये टेक्निक ऑफ टेम्परेरीली डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट सो दे कैन बी हुक्ड अप फॉर नेक्स्ट आउटगोइंग डेटा। अब आपने देखे होंगे पिगी बैंक। पिगी बैंक क्या होते हैं, जहाँ पे आप अपने चिल्लर या फिर अपने कोई भी नोट्स, कोई भी पैसे, कोई भी डॉलर्स आप स्टोर कर सकते हैं पिगी बैंक में। तो आप स्टोर क्यों कर रहे हो, वो क्या है एक्चुअल में, वो एक टेक्निक ही तो है जहाँ पे आप टेम्परेरीली स्टोर कर रहे हो, आप टेम्परेरीली उसको खर्च होने से बचा रहे हो। खर्च यानी कि आप पैसे किसको देते हो, किसको देते हो, किसी मिठाई वाला भैया ने आपके घर में मिठाई लेके आए, आपने किसी बच्चों के लिए मिठाई खरीद दिया, आप उस भैया को एक एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो, थैंक यू भैया आपने हमारे घर में आके ये दे दिया, है ना, आपने ये दे दिया, एक एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो, है कि नहीं। तो पैसे देना मतलब एक्नॉलेजमेंट देना।
तो पिगी बैंकिंग भी उसी तरह आप याद रख लो, ये एक टेक्निक है फॉर टेम्पोरेरीली डिलेइंग। आप डिले कर रहे हो लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट देने में डिले कर रहे हो। क्यों डिले कर रहे हो? सो दैट दे कैन बी हुक्ड अप फॉर नेक्स्ट आउटगोइंग डेटा। जब भी दूसरी बार भी कोई काम पड़े ना तो हम वही एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, यानी कि वो पैसा यूज़ करेंगे। तो यहीं से याद रख लो, पिगी बैंकिंग और पिगी बैंकिंग सिमिलर सी वर्ड है। तो ये टेक्निक ऑफ टेम्परेरीली डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट सो दे कैन बी हुक्ड अप द नेक्स्ट आउटगोइंग डेटा। अभी आपको याद नहीं हो रही होंगी, लेकिन जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना, जब ऑप्शन नहीं होगे तो आपको याद आ जाएगी, हाँ सर ने पढ़ाए थे आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट। आप बिल्कुल सही निशाने पे तीर मारोगे, सही निशाने पे आप डस्ट के आओगे मेरे भाई। अब डिमॉन्स की बात करें तो ये वो वाली डिमॉन्स नहीं है ना, जो जिनके पास दारे होते हैं, जिनके लंबे लंबे दाढ़ी होते हैं, ये वो डिमॉन्स नहीं है। ये कंस्टेंटली रनिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और ये बैकग्राउंड में रन होते हैं। हालांकि आप डिमॉन्स के साथ ये रिलेट करके याद कर सकते हो, जिसके लंबे लंबे दांत है ना, जिसके लंबे लंबे दाढ़ी, जो बैकग्राउंड में आपके पीछे बैठ के आपके शैतानी दिमाग लगा के आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे, वो डिमॉन्स होते हैं, है ना। तो इसी तरह ये आपके जो जासूस करते हैं तो रन्स इन बैकग्राउंड, कंस्टेंटली रनिंग सॉफ्टवेयर को कंस्टेंटली कभी थकते हैं ही नहीं मेरे भाई। डिमॉन्स कभी थकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं थकते। तो कंस्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम और रन्स इन बैकग्राउंड, इसको हम बोलते हैं डिमॉन्स। IMPS की बात करें तो हालांकि ये बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप याद कर लो, कभी भी आ सकता है। IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और NEFT और RTGS ये आप हॉलीडेज़ में यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो IMPS है ना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये 24/7 सर्विस है। तो मैं कल ही देख रहा था न्यूज़ में, NEFT और RTGS जो है अब पोस्ट ऑफिस भी यूज़ कर सकती हैं, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक, NEFT और RTGS अब, क्योंकि पोस्ट ऑफिस कैन कनेक्ट टू द बैंक्स यूजिंग NEFT एंड RTGS, ये गवर्नमेंट की ऑर्डर है। ठीक, तो ये याद रख लो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो PPP करके एक चीज़ थी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो हमने पढ़ा रखे हैं, है ना। आप ध्यान से देखिए, वो भी एक ज़रूरी बन जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये फ्लिप फ्लॉप क्या है? ये फ्लिप फ्लॉप है सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। एक बिट ऑफ डेटा रखने के लिए जो भी सर्किट है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। और ये सिक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट है, इसमें आपको बस याद ही रखनी है, फ्लिप फ्लॉप कोई भी फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप होता है वो? क्योंकि उसके पास है ही एक बिट का डेटा, इतनी कम से डेटा लेके वो बात कर रहा है, तो फ्लॉप नहीं होएगा तो क्या होएगा? उसकी पूजा करेंगे लोग, बिल्कुल फ्लॉप करेंगे उसको। तो यहीं से याद रख लो, फ्लिप फ्लॉप यानी कि सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। अब सिक्वेंशियल लॉजिक यूनिट भी इसको हम बोलते हैं। कैची मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो कैची मेमोरी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये जरूरी है, इसका क्वेश्चन आने का चांसेस पूरा है। कैची मेमोरी पे बहुत ही बार रिपीट हो रहा है। ये कैची मेमोरी है, ये किस प्रिंसिपल में वर्क करती हैं? ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे ही वर्क करती हैं। कोई भी रेफरेंस हो, है ना, उस चीज़ की लोकेलिटी पे बहुत ही जल्दी आपको एक्सेस दे देगी। डायरेक्ट एक्सेस टू फाइल, रैंडम एक्सेस। कोई भी फाइल में अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करना चाहे, कोई भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। हुए कि नहीं हुए रैंडम एक्सेस? बिल्कुल हुआ रैंडम एक्सेस। तो बिल्कुल इसमें तो कोई एलाबोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया। डायरेक्ट एक्सेस टू फाइल, रैंडम एक्सेस। कंपाइलर आइडेंटिफाइज, क्या क्या चीज़ आइडेंटिफाई करती है कंपाइलर? कंपाइलर क्या है? हमने पढ़ाए थे आपको, प्रोजेक्ट का एग्जांपल दे दे के समझाए थे। कंपाइलर जो भी आप प्रोजेक्ट कंपाइल करते हो वो मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के जो कनेक्शंस थे हमने सारे समझा दिए थे आपको कंपाइलर में। आप वीडियोस देख लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो अच्छी बात है ना, देख लीजिए, नहीं तो फिर। कंपाइलर आइडेंटिफाई सिंटेक्स एरर और डायग्नोस्टिक एरर, ये दो ही एरर से आइडेंटिफाई कर सकती हैं, जो कि सिंटेक्स एरर है या फिर डायग्नोस्टिक एरर है। ठीक, अब ईमेल किसने इन्वेंट किया था, ये ज़रूरी हो जाता है। ईमेल हमारे ही साउथ इंडियन एक साहब थे, उनका नाम था VA सिवा आयतुराई साहब, उन्होंने ईमेल को इन्वेंट किया था। तो ईमेल आप जो अभी यूज़ करते हैं, मैंने भी पहली बार सोचा था कि ये तो कोई वेस्टर्न कंट्री वाले ने डिस्कवर किया होगा, लेकिन मैं गलत था। ये
हमारे ही इंडियन ने, हमारे ही VA शिव अय्यदुराई साहब ने डिस्कवर किया था ईमेल। अ वर्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय बिट। ये आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। वर्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय सेंटीमीटर देगा, मीटर देगा, फिर बिट तो देगा, लेकिन फिर उसके साथ भी वो MB देगा, GB देगा, कुछ देगा, तो फिर आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाए। सेंटीमीटर पे टिक करके मत आ जाना, है ना। वर्ड लेंथ है तो ये बीट ही मेजर करती हैं। थीमेटिक मैप्स क्या होती हैं? ये रिमोट, आपको पता नहीं चलेगा कि वर्ड लेंथ देगा तो वो क्या, किस चीज़ का लेंथ, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, किस चीज़ का क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड लेंथ बोले तो बीट मेजर करती है, ठीक। थीमेटिक मैप्स ये रिमोट सेंसिंग डेटा है। थीमेटिक मैप्स जिसमें बहुत ज़्यादा थीम है ना, वो रिमोट सेंस करती हैं, रिमोट सेंसिंग डेटा है थीमेटिक मैप्स। वीमैक्स क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस, बस फुल फॉर्म याद रखनी है। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। कैची मेमोरी एक्स बिटवीन CPU एंड रैम, हमने पहले ही बोल रखे हैं। वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी इट स्पीड CPU बोल रखे हैं हमने, सेमी कंडक्टर मेमोरी है ये। कैची मेमोरी एक्स बिटवीन CPU एंड रैम, वही वाली चीज़ है। वेरी हाई सेमीकंडक्टर मेमोरी इट स्पीड CPU, वही बात हो गई। अब पेज फेल्यूर की बात करें तो कब होती है पेज फेल्यूर, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो रैम में है ही नहीं, जो मेन मेमोरी में वो पेज है ही नहीं, आपके रैम में वो पेज आया ही नहीं है, लेकिन उस पेज को वो प्रोग्राम एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, तो वो पेज एक्सेस होएगी क्या? बिल्कुल नहीं होएगी। उसको हम बोलते हैं पेज फेलियर, ठीक। दैट इज पेज फेलियर। मेमोरी इंटरलीविंग क्या है? इट इंक्रीजेस मेमोरी बैंडविड्थ। ये मेमोरी की बैंडविड्थ जो है ना, उसको इंक्रीज कर देती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरलीविंग भी बोलते हैं। मेमोरी इंटरलीविंग को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग मेमोरी बैंडविड्थ, ठीक। अब मेन बोर्ड ऑफ PC। अब PC की सबसे ज़रूरी बोर्ड क्या है? सबसे ज़रूरी बोर्ड आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, मदरबोर्ड ही है सबसे ज़रूरी। उसको हम मेन बोर्ड भी बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं, बेस बोर्ड भी बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं। सबका मतलब एक ही होता है, मेन बोर्ड, ठीक। मेन बोर्ड बोले तो मदर बोर्ड है, मेन बोर्ड है, सिस्टम बोर्ड बोल सकते हो, बेस बोर्ड बोल सकते हो, या फिर लॉजिक बोर्ड, कोई भी बोर्ड बोलो, दैट इज़ मेन बोर्ड बोले तो मदरबोर्ड। बस इतना याद रख लेना है आपको। मेन बोर्ड और मदरबोर्ड इज मेन PCB, हाँ ये जरूरी है PCB। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है PCB, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इसका दूसरा नाम है मेन बोर्ड और मदरबोर्ड, ठीक। डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन मेमोरी ऑफ PC। कोई भी PC के मेमोरी में कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन आप एंटर कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? हम इनपुट बोलते हैं, ठीक। मान लो आप एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहे हो अपने डिवाइस में, क्या 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 दे रहे हो आप अपने PC को? हाँ, वो पेन ड्राइव वाली चीज़ हम बाद में देखेंगे, बाद में आएंगे। पेन ड्राइव वाली एक अच्छी वाली चीज़ हम बता देंगे आपको, है ना। अभी बस याद रख लो। आप मान लीजिए आप कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे कुछ दबा रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? डेटा दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप राइट क्लिक कर रहे हो, आप PC को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो क्या है? वो इनपुट है ना। तो यहीं से याद रख लो, PC USB डालने से इनपुट बनती है, बिल्कुल बनती है भाई, ये इनपुट डिवाइस ही है। आप USB डालोगे अगर वहाँ पे ऑटोमेटिक कोई भी फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू कर देगी, वो एक इनपुट हो जाएगी, ठीक। टाइटल बार क्या है? टॉप ऑफ द वर्ड पैड और नोट पैड विथ नेम ऑफ ऐप ओपनड। ये देखो, ये अगर आपको विजिबल है तो ये ही है आपका टाइटल बोर्ड, जहाँ पे मैं एरो होवर कर रहा हूँ, है ना। एरो की जो टिप होवर हो रही है वही है टाइटल बोर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर टू फॉक्सिट रीडर 3 ये, है ना। दिस इज कॉल्ड टाइटल बार क्या है? जहाँ पे टाइटल है, जो अभी आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो उस प्रोग्राम का टाइटल जिस बार में लिखा हुआ होता है ना, वही है आपका टाइटल बार, ठीक। आप वर्ड पैड यूज़ कर रहे हो, वर्ड पैड लिख के आएगी, नोट पैड यूज़ कर रहे हो, नोट पैड लिख के आएगी, दैट इज़ टाइटल बार। हु मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्स? हाँ, कंप्यूटर का मैनेजर कौन है? अब कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करने वाला मैनेजर कौन है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो मैनेज कर रहा है,
कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजर कौन है, हु इज़ द मैनेजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? हमने पढ़ रखे हैं मैनेजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज एक एक होती है ना, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन देखने के बाद आपको भी याद आ जाएगी, है ना, मुझे याद था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन एक और, हाँ याद आ गया, आउटलुक अकाउंट जो होती हैं, दैट इज़ द मैनेजर ऑफ, किस चीज़ की मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अभी हम कंप्यूटर रिसोर्स की मैनेजर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही तो मैनेज कर रही है, यहाँ पे विंडोज़ चल रही हैं, है ना, इट इज़ मैनेजिंग ईच एंड एवरी कंप्यूटर रिसोर्स। तो बूट अप पीसी का मतलब क्या होती है, अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो तो हम उसको बोलते हैं बूटिंग अप पीसी। कंप्यूटर को बूट करना, मोबाइल फ़ोन को बूट करना का मतलब फॉर्मेट करना नहीं होता, उसका मतलब होता है रीस्टार्ट करना। फ़ोन को रीस्टार्ट करना नहीं होता, आपके फ़ोन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पीसी का, आपके सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको रीस्टार्ट करने को ही हम बोलते हैं बूट अप पीसी। अब जेपीईजी बोले तो जेपीईजी की फॉर्मेट में ही आप जब फ़ोटो डालते हो तो जेपीईजी या फिर जेपीजी करके फॉर्मेट में आपको फ़ोटो डालना होता है, फॉर्म भरते हुए भी मैक्सिमम प्लेसेस में। तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे आज हम। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप्स, ठीक। तो ये फुल फॉर्म में अब क्या लगाओगे, लॉजिक तो कुछ मुझे नहीं दिख रही, निमोनिक भी कुछ याद नहीं है, बना सकते हो आप खुद से भी, है ना। तो जे से जॉइंट, पी से फोटोग्राफिक्स, ई से एक्सपर्ट और जी से ग्रुप। अब एसएससी वाले आपको बोलते हैं जेपीईजी फॉर्मेट में डालो, तो वो सब कुछ एक्सपर्ट ही चाहती है ना। आप इंस्पेक्टर चूज करते हैं, वो एसएससी वाले एक्सपर्ट बंदे ही तो चूज होते हैं, एक्सपर्ट बंदे को ही नौकरी मिलती है। तो फोटोग्राफी वो एक्सपर्ट वाली ही मांग रहे हैं, ठीक। तो वहीं से याद रख लो, जॉइंटली, है ना, जॉइंटली काम कर रहे हो आप पर एसएससी फोटोग्राफ डालने में। फोटोग्राफ तो वो मांग ही रहे हैं, एक्सपर्ट ग्रुप से मांग रहे हैं जेपीईजी फॉर्मेट में, ठीक। विच कोड इन एक्सेल रिटर्न्स लार्जेस्ट वैल्यू अगर आप ढूंढना चाहते हो एक्सेल में, तो आपको मैक्स करके एक कोड होती है, वो टाइप करनी होती है, मैक्स B1 B2, है ना, B1 B C3। तो उन कलम्स के बीच, उन रोज के बीच, है ना, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हाईलाइट करके दिखाएगी आपको। सिमिलरली मिनिमम लिखना है तो MIN करके आप कलम और रोज़ के नाम लिखोगे वहाँ पे, तो वो हाईलाइट करके दिखा देगी मिनिमम वैल्यू। और ISDN क्या है, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, बस याद ही करनी है, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस है, डिजिटल नेटवर्क क्या ISDN। CAD क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। CAM हमने पढ़े थे, CAM के 2 फुल फॉर्म्स थे, है ना, क्या क्या थे वो जानने के लिए आप फिर से शिफ्ट भूल गए इतनी जल्दी, तो फिर से आप देख लीजिए, है ना, वीडियो रिवाइंड करके। वैसे CAD ज़रूरी है एंड CAM तो बहुत ज़रूरी है। मॉडिफायर कीज़ क्या है, मॉडिफायर कीज़ CTRL, शिफ्ट और ALT तीनों को एक साथ दबाओगे, या फिर ये तीनों कीज़ को हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज़, ठीक। तीनों कीज़ को हम बोलते हैं मॉडिफायर कीज़, CTRL, शिफ्ट और ALT को। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम 56 पे हैं, 57 वाले से हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 57 से।